आज का हमारा टॉपिक है शुक्र के परराष्ट्र संबंधी विचार। शुक्र ने परराष्ट्र नीति के संचालन के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों का विवेचन किया। अंतर्राज्य संबंधों के संचालन में शुक्र ने राज्य से निश्चित दिशा निर्देश का पालन करने तथा अंतर्राज्य नीति के लिए सामान्य सिद्धांत प्रारूप में से किसी विशिष्ट विकल्प का विवेक सम्मत चयन करने की अपेक्षा की। राज्यों का वर्गीकरण। शुक्र ने अंतर्राज्य संबंधों के संचालन की दृष्टि से राज्यों के वर्गीकरण के लिए कौटिल्य के समान मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन तो नहीं किया, किंतु शुक्र नीति में शत्रु, मित्र व उदासीन राजाओं के उल्लेख से आभास होता है कि शुक्र भी कौटिल्य के समान अंतर्राज्य संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों का वर्गीकरण करने का निर्देश देते हैं। शुक्र ने कहा है कि राज्य चारों दिशाओं में समीपवर्ती, उनके पार्श्ववर्ती, पुनः उनके पीछे स्थित जो अन्य राजा लोग हैं, वे क्रम से स्वाभाविक रूप से शत्रु, उदासीन और मित्र होते हैं। शुक्र के अनुसार निकटवर्ती, पीछे स्थित व उसके पीछे स्थित हीन बल वाले शत्रु भी इस क्रम से शत्रु, उदासीन और मित्र होते हैं। शुक्र के अनुसार मित्र और उदासीन राजाओं के भी चारों ओर दिशाओं में विभिन्न शत्रु, मित्र और उदासीन होते हैं। परराष्ट्र नीति का सैद्धांतिक प्रारूप। शुक्र ने परराष्ट्र नीति के सैद्धांतिक प्रारूप के दो तत्व उपाय एवं साड्गुण्य नीति का उल्लेख किया। उपाय। शुक्र के अनुसार शत्रु को अपने वश में करने के लिए राजा को उपायों का आश्रय लेना चाहिए। शुक्र का कथन है कि जिस प्रकार से राजा द्वारा सर्प, हाथी तथा सिंह को अपने वश में किया जाता है, उसी प्रकार राजा को यथा योग्य उपायों से मित्र तथा शत्रु को अपने वशीभूत बनाना चाहिए, क्योंकि उपाय से मनुष्य भूमि में रहकर स्वर्ग में पहुंच जाता है और व्रज को भी विदृढ़ कर देता है। शुक्र नीति में उपायों की व्यवहारिक स्वरूप का भी उल्लेख किया गया है। ग्रंथ में मित्र व शत्रु के प्रति राजा द्वारा औचित्य, परिस्थिति एवं लाभ का विचार करते हुए विशिष्ट उपायों को अपनाने के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए हैं। शुक्र ने कहा है कि राजा को मित्र, संबंधी, पुत्र, प्रजा और शत्रु इन सब के विषय में उक्त साम, दाम एवं दंड का युक्ति पूर्व पृथक पृथक विचार करना चाहिए। साम। शुक्र ने साम उपायों का उल्लेख मित्र व शत्रु दोनों के लिए अलग अलग रूपों में किया है। शुक्र ने तुम्हारे समान मेरा दूसरा कोई मित्र नहीं है, ऐसा मित्र के लिए कहना साम वाक्य माना है। तुम्हें और मुझे परस्पर एक दूसरे के अनिष्ट का विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि सहायता की करनी चाहिए। ऐसा कथन शुक्र के अनुसार शत्रु के लिए साम वाक्य है। दान। शुक्र ने दान नीति अथवा दान वाक्य का भी शत्रु एवं मित्र दोनों के लिए अलग अलग रूप में उल्लेख किया है। जीवन रहित मेरी सभी वस्तुएं तुम्हारी हैं, ये कथन मित्र के लिए दान वाक्य का उदाहरण है। प्रबल शत्रु को वश में थोड़ा सा कर या छोटा सा कोई ग्राम देकर या योग्यता अनुसार कुछ देकर संतुष्ट करना शुक्र ने शत्रु के लिए दान का उदाहरण माना है। भेद। शुक्र ने शत्रु और मित्र के लिए भेद नीति की भिन्न भिन्न रूपों में चर्चा की है। मित्र के सामने अन्य मित्र के सुंदर गुणों की प्रशंसा करना शुक्र ने मित्र के लिए भेद नीति का उदाहरण बताया है। शत्रु के संपूर्ण साधनों को हीन बना देना, शत्रु से अधिक बलशाली का आश्रय लेना एवं शत्रु से हीन बल वाले को प्रबल बना देना, इन सबको शुक्र ने शत्रु के प्रति नीति बताई है। दंड। शुक्र ने साम, दाम एवं भेद नीति के समान ही मित्र एवं शत्रु के साथ दंड उपायों का दिशा निर्देश भी दिया है। यदि ऐसा हो तो मैं तुम्हारे साथ मित्रता नहीं रखूंगा, ये कहना शुक्र के मत में मित्र के लिए दंड वाक्य है।
डाकुओं से शत्रु को पीड़ा पहुंचाना, धन धान्य को क्षीण कर देना, दोष देखना, सेना तथा उग्र नीति से डराना, यदि युद्ध हो रहा है तो उस पर डटे रहने की त्रासता पहुंचाना आदि शुक्र ने शत्रु के लिए दंड उपाय माने हैं। शुक्र नीति में उपायों को उपयुक्त करने के वरीयता क्रम का निर्देश भी दिया गया। शुक्र ने राजा से शत्रु के लिए स्वयं प्रथम साम नीति का व्यवहार करने की अपेक्षा की। इससे कार्य न होने पर दान नीति का प्रयोग उचित माना। यदि इससे भी कार्य सिद्धि न हो तो शुक्र ने सभी प्रकार से भेद नीति को अपनाने का निर्देश दिया और इसके भी विकल्प न होने पर अंत में शत्रु के प्रति दंड नीति का प्रयोग करना उचित माना। शुक्र ने अत्यधिक प्रबल शत्रु के लिए साम और दान का, अपने से अधिक बलवान के लिए साम और भेद का, अपने बराबर शक्ति वालों के लिए भेद तथा दंड का एवं अपने से हीन शत्रु के लिए केवल दंड का प्रयोग करना उचित माना। षड्गुण नीति। षड्गुण नीति के अनुसार शुक्र ने संधि, विग्रह, यान, आसन, संचय एवं द्विवेदी भाव का उल्लेख किया। शुक्र ने कौटिल्य के समान इन षड्गुणों का विस्तार से विवेचन नहीं किया। संधि। शुक्र ने संधि के लक्षणों का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस क्रिया द्वारा बलवान शत्रु निश्चित मित्रता के भाव को प्राप्त कर ले वह संधि है। शुक्र नीति में राजा को प्रत्येक शत्रु राजा से संधि करने का निर्देश नहीं दिया गया, अपितु संधि करने योग्य पक्ष एवं उपयुक्त अवसरों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अत्यधिक बलवान द्वारा आक्रमण किए जाने पर कोई प्रतिकार का उपाय न होने से आपत्ति में पड़ा हुआ राजा अच्छे समय की प्रतीक्षा करता हुआ उससे संधि कर ले। शुक्र ने राजा से पार्श्ववर्ती अनार्य राजा से भी संधि करने की अपेक्षा की। उनका मत है कि शत्रु को जीतने के लिए मंत्रणा के द्वारा अपने पास के सामंतों के साथ संधि कर लेनी चाहिए। शुक्र का मत है कि संधि तो अनार्य के साथ भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि संधि न करने पर वह उसके समय पाकर नुकसान पहुंचा सकता है। संधि करने के उपयुक्त अवसर एवं लाभों का निर्देश करते हुए शुक्र ने कहा है कि जिस प्रकार से घने कांटों से घिरे हुए बांसों के समूह को कोई कांटा उखाड़ नहीं सकता, उसी प्रकार से मलेच्छों से भी संधि किए हुए राजा को भी कोई नहीं पराजित कर सकता। अर्थात शुक्र राजा को अपने पास के भले बुरे सभी प्रकार के राजाओं से मेल करने का परामर्श देते हैं, जिससे कोई शत्रु उसको परास्त नहीं कर सके। विग्रह के अर्थ को स्पष्ट करते हुए शुक्र ने कहा है कि जिस क्रिया द्वारा शत्रु को पीड़ित किया जाए या अधीन बनाया जाए उसे विग्रह कहते हैं। लेकिन शुक्र ने विग्रह की घोषणा को राजा की निरंकुश इच्छा के अधीन नहीं माना, अपितु प्रतिपादित किया कि राजा द्वारा विग्रह की घोषणा मित्रता के साथ भली भांति विचार विमर्श करने के उपरांत ही की जानी चाहिए। शुक्र की मान्यता है कि बुद्धिमान राजा को संधि से बंधे हुए शत्रु का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस मत की पुष्टि में इंद्र वस्त्रासुर का उदाहरण देते हुए शुक्र ने कहा है कि प्राचीन काल में द्रोह न करने की प्रतिज्ञा के साथ संधि करना भी इंद्र ने वृत्रासुर को संधि की अपेक्षा करके मार डाला था। विपत्ति में पड़कर या दूसरे पक्ष द्वारा पीड़ित होकर बाद में परिस्थितियों अनुकूल होने पर राजा द्वारा पुनः अपने अभ्युदय की इच्छा करने तथा इन निमित्त देश काल तथा बल का उचित अनुमान कर लेने पर विग्रह की नीति अपनाने को भी शुक्र ने उचित माना, किंतु शुक्र ने बलवान शत्रु से विग्रह करने का स्पष्ट निषेध किया। निरुपाय होने की दशा में अतः रक्षा के लिए अन्य कोई विकल्प शेष न होने पर अंत में विग्रह करना शुक्र ने उचित माना। यान। शुक्र नीति में अपने अभिष्ट की पूर्ति के लिए किसी भी शत्रु के नाश के लिए चढ़ाई करने को यान कहा। ग्रंथ में यान के 5 भेदों का भी उल्लेख किया। विग्रहयान, संज्ञान, सभूषण यान, प्रसंज्ञान एवं अपेक्षायान। आसन। शुक्र ने विग्रह की नीति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हुए अवसर की प्रतीक्षा करने को आसन की संज्ञा दी। शुक्र के अनुसार जहाँ पर खड़े रहने से अपनी रक्षा तथा शत्रु का नाश हो सके वहाँ पड़े रहने का आसन कहा जाता है। आश्रय,
किसके द्वारा रक्षित होकर दुर्बल भी सबल हो जाते हैं। ऐसे किसी प्रबल राजा का आश्रय लेने को शुक्र नीति में आश्रय कहा गया। दृढ़ि भाव, सेना को विभाजित करके अलग अलग स्थानों पर विभक्त करने को शुक्र ने दृढ़ि भाव कहा। आश्रय और दृढ़ि भाव पर शुक्र का विस्तार से विवेचन नहीं किया गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।